बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रसाई टेलीविज़न और मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर काज़िम हुसैन। हायर एजुकेशन कमीशन एक नहायत ही अहम कौमी इदारा है जो मुल्क में आला तालीम की पॉलिसियाँ तैयार करता है और मेयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल मसरूफ़ अमल है। नाजरीन, हायर एजुकेशन जिस पे हमने पिछले एक एपिसोड किया है और उसमें डिटेल बात हुई थी टीचिंग मेथडोलॉजी पे, आज हम इसी मौजू पे यानी हायर एजुकेशन के बारे में एक दूसरा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और हमारा मकसद है कि सही डिटेल से हमारे नाजरीन तक इसकी फंक्शनिंग HEC की भी और हायर एजुकेशन कमीशन हायर एजुकेशन में जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने आ जाए। पिछली नशिस्त में हमारे साथ मेहमान थे हमारे प्रोफेसर अमानुल्लाह खान साहब। इस नशिस्त में भी हमारे साथ प्रोफेसर अमानुल्लाह खान साहब तशरीफ़ रखते हैं। वेलकम सर। थैंक यू। नाजरीन, पहले की तरह मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमें फ़ीडबैक दें, क्योंकि इससे चीज़ों की कारकर्दगी बेहतर होती है। हमारा एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, उम्मीद है आप हमें अपनी आरा से नवाजेंगे। प्रोफेसर अमानुल्लाह साहब से हमने पिछली नशिस्त में बात की थी। प्रोफेसर साहब, आपने पिछले नशिस्त में अमूमी तनाज़र और उसके बाद करिकुलम और टीचिंग मेथडोलॉजी में सैर हासिल बहस की थी। आपने ये बताया था कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सबसे अहम रोल, अहम काम जो है वो तालीम की तरवीज है, तालीम की बेहतरी है। मैं समझता हूँ कि ये मकसद जो है रिसर्च के ज़रिए से पूरा होना चाहिए और उसी से ही हो सकता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारी जामियात हैं उनमें रिसर्च किस लेवल पे हो रही है, क्या उससे आप मुतमईन हैं या और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और रिसर्च माहौल क्या होता है, इस सिलसिले में आप नाज़रीन को ज़रा वज़ाहत से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से मैंने पिछली नशिस्त में ये अर्ज़ किया था कि जामियात या हायर एजुकेशन के जो मकासद होते हैं वो अख़ज़ किए जाते हैं इकनॉमिक या जिसको आप कहते हैं मुआशी नज़रियात किसी कौम के और समाजी नज़रियात जो है, और हम एक कैपिटलिस्ट इकॉनमी के पैरोकार हैं, उसी में हम रह रहे हैं जिसको आज हम न्यू लिबरलिज़म के नाम से जानते हैं। सही। और न सिर्फ ये कि टीचिंग किया करिकुलम जो है वो भी उसी से अख़ज़ किया जाएगा उन्हीं मकासद को पूरा करने के लिए, और फिर रिसर्च भी उसी के मातहत होगी। तो ये नाज़रीन को पता होना चाहिए कि न्यू लिबरलिज़म में जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि हम ये कहते हैं कि जी हर इंसान आज़ाद है सोचने में भी, और वो आज़ाद है अपने मामलात को तय करने में भी, और लिखने में नहीं है। लिखने में भी किसी हद तक, ना किसी हद तक वो डिपेंड करता है कि कितनी आज़ादी ले। सही है। और इसका मकसद ये है कि जी मार्केट्स जो हैं वो आज़ादाना तौर पे काम करें, सप्लाई डिमांड की उस पर चलती रहें। ये अजम्पशन थी न्यू लिबरलिज़म की जिसकी बुनियाद पे ये सारा सिस्टम बना है। बदकिस्मती से ये अहदाफ पूरे नहीं हुए हैं और अब ये कैपिटलिज़म या फ्री मार्केट इकॉनमी एक क्राइसिस में उसके शिकार हो रही है, हो चुकी है, हो रही है। लेकिन जामियात में अभी तक हम फ्री मार्केट इकॉनमी को पढ़ाए चले जा रहे हैं। उसका जो उस पर क्रिटिसिज्म, उसका जो कंपैरेटिव और सिस्टम्स हैं उन पे हमारे करिकुलम में कोई उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं, काम नहीं हुआ उस पे। सही। रिसर्च के दो पहलू हैं। अच्छा। एक तो ये है कि रिसर्च किस काम के लिए, क्यों, जी,
और फिर किस तरीके से, यानी सही, आपके पास क्या कोई रिसर्च एजेंडा है। जहाँ तक मैं फिर दोबारा से ये कहूँ कि पिछले एपिसोड में भी मैंने अर्ज़ किया था कि नेचुरल साइंसेस का मामला मुख्तलिफ है, बिहेवियरल साइंसेस का मामला उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। नेचुरल साइंसेस में आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को फॉलो करें, टेक्नोलॉजी वहाँ से लें, साइंस वहाँ से लें, उस पे अपना और काम करें। और मैं ये कहने में खुशी महसूस करता हूँ, बल्कि फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पाकिस्तानी साइंसदानों ने कमाल किया है। यानी नेचुरल साइंसेस में हम लोग मेरे ख़्याल में दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। अशफाक मरहूम कहा करते थे, उनसे किसी एक इंटरव्यू में कहा कि ये कौम लोग मुझसे पूछते हैं कि इस कौम ने क्या किया है, तो कहते हैं कि मैं उन्हें बताता हूँ कि यार 1950 में जब रेडियो पाकिस्तान में जाके बैठे थे तो हमारे पास कॉमन पेन नहीं होती थी कागज़ लगाने को जोड़ने के लिए, भूल के कांटे लगाते थे। एज ए होल तो बहुत डेवलपमेंट हुई है। वो जो लोग बैठे हैं 1950 में और आज के कंपेयर करें तो वही उन्होंने कहा कि मैं उनसे कहता हूँ कि भाई अगर वो बबूल के कांटे से लेके कहूटा तक हम पहुँचे हैं तो हमने कुछ तो किया। और जो ये कहूटा तक पहुँचे हैं हम अकेले पहुँचे हैं, जबकि जो पहला एटॉमिक बम बनाया गया था उसमें बहुत सारी कौमें शामिल थी और कई हज़ार साइंसदान कई मुल्कों से इकट्ठे किए गए। तो ये फ़ख्र है पाकिस्तान को कि हमने पूरे पाकिस्तानी लिहाज से उसे किया। तो नेचुरल साइंसेस में आप ज़राई साइंसदानों को ले लें, पाकिस्तान में कमाल के फल हैं यार, दुनिया में इतनी वैरायटी आपको नहीं मिलेगी, बहुत काम हुआ और इतना टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और भी जो नेचुरल साइंसेस के फील्ड हैं वहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत उस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं और रिसर्च किया। मामला है बिहेवियरल साइंसेस का, और बिहेवियरल साइंसेस का इशू ये है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अर्ज़ किया था कि अगर नेचुरल साइंसेस के नज़रियात गलत भी हों तो कायनात की वर्किंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बिहेवियरल साइंसेस में नज़रियात गलत हो जाएं तो मुआशरे तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जो नज़रियात आए हैं, जो एडम स्मिथ और सिगमंड फ्रॉइड की मैंने लास्ट टाइम बात की थी, सेल्फ इंटरेस्ट और ये सारा कुछ, उसने हमें कंज्यूमरिज्म पे डाल दिया है। यानी इंतहा ये है कि 9/11 की तकरीर में जब बुश साहब ने अमेरिकन कौम को ख़िताब किया तो ये नहीं कहा कि आप एजुकेशन में आगे बढ़ें, ये नहीं कहा कि हेल्थ में कुछ हम करेंगे, ये नहीं कहा कि रिसर्च में कुछ करेंगे। जो नसीहत उन्होंने की, उन्होंने कहा कि गो फॉर शॉपिंग, शॉपिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करो। अच्छा। ताकि मल्टी नेशनल्स चलती रहें, कॉरपोरेशंस चलती रहें, और जिसका नाम हमने इकोनॉमिक ग्रोथ रखा हुआ है उसका पहिया चलता रहे। सही। अब अगला सवाल ये जी, इकोनॉमिक ग्रोथ किस मकसद के लिए है? क्या कोई चीज़ सिर्फ अपने तौर पे अपने ही लिए की जाती है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मकसद ये होना चाहिए कि इंसानों की सेटिस्फैक्शन, इंसानों की फलाह बहबूद एज ए होल। अगर इंसान एज ए कम्युनिटी एक दूसरे के साथ इंसानों की तरह रह नहीं रहे हैं, वो खुद सेटिस्फाइड नहीं है, उनको रात को नींद नहीं आती है और सुबह से शाम तक वो मसरूफ़ हैं, उनको वक्त नहीं मिलता दोस्तों के साथ बैठने के लिए और कुछ और काम करने के लिए, इवन घर में भी एक दूसरे सेपरेट। तो इस इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करेंगे? सही, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो डेफिनेशन हमने की, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस पे हमें रिविजिट करने की ज़रूरत। सही। डेफिनेशन हमने ये की कि कंजम्पशन पर कैपिटा जिस मुल्क की सबसे ज़्यादा होगी वो डेवलप्ड कंट्री है। सही। अमेरिका इस वक्त सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री इसलिए है कि उसकी एग्रीगेट कंजम्पशन जो है वो कैपिटा ज़्यादा, एग्रीगेट कंजम्पशन टोटल जो है वो इंडिया की टोटल कंजम्पशन जमा चाइना की टोटल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाई 2 से ज़्यादा। अच्छा। तो वो डेवलप्ड कंट्री। लेकिन दूसरी तरफ इतनी डेवलपमेंट के बाद एक आजकल हम बात करते हैं नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। जी। नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में यूएसए कहीं नीचे है, बहुत नीचे है, और हम पाकिस्तान में तमाम तर परेशानियों के बावजूद भी 16वें नंबर पे हैं। इस पे हम बेहतर हैं। हम बेहतर है। डेनमार्क नंबर 1 पे है। उसमें जो असल इशू उसका मुख्तसरन, ये लंबी बहसें हैं, जी। लेकिन जस्ट नाजरीन के लिए कि हम फिर
किस तरफ की रिसर्च करेंगे, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, उस तनाजुर में ये बातें अहम हैं। सही। डेनमार्क में का नंबर 1 है नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, सबसे ज़्यादा दुनिया में खुश लोग डैनिश। बल्कि एक प्रोग्राम में देख रहा था तो वो अमेरिकन एक प्रोफेसर ने कहा कि अगर अमेरिकन अपनी ख्वाब पूरी करना चाहते हैं, अमेरिकन ख्वाब पूरी करना चाहते हैं, तो वो जाके डेनमार्क में रहें। ठीक है, वजह उसकी क्या? मुनक़ता कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि अमारत के साथ खुशी का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इकोनॉमिकली बेशक साउंड हो, बिल्कुल ऐसे। और उसमें जो ताल्लुक है बड़ा मज़े का है कि जहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गैप जो है वो कम है, जी जी, वो ममालिक ज़्यादा खुश हैं। अमेरिका में 1950 तक जो गैप था, जो कम से कम वेज थी और जो ज़्यादा से ज़्यादा वेज थी, उसमें 1 और 8 का फ़र्क था। अच्छा, आज वो फ़र्क आप नाप ही नहीं सकते, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। तो और एक है डॉक्टर कहनामैन, नोबेल प्राइज़ मिला इनको इकोनॉमिक्स में, है ये साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने एक रिसर्च की 1950 से लेके तो कोई 2000 तक, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती गई तो थोड़ा सा हैप्पीनेस भी बढ़ती गई। 1970 में जाके ये दोनों बराबर हो गए। अच्छा, और फिर जीडीपी अमेरिका की बढ़ती चली गई और हैप्पीनेस नीचे आती चली गई। और अब सूरत हाल ये है कि वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कहीं नीचे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि सारी ग्रोथ, ये इकोनॉमिक रिसर्च या इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब के मकासद हमारे सामने क्या होने चाहिए। सही सही सही। प्रोफेसर, मुझे एक मुख्तसर सा वक्फा लेना है, उसके बाद हम दोबारा इसको शुरू करते हैं। नाजरीन, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बातें बताई है। तो बुनियादी तौर पर बात हो रही थी रिसर्च की। तो क्या ये जो हमारे इस वक्त यूनिवर्सिटी लेवल, आप चूँकि इस्लामाबाद की तमाम यूनिवर्सिटियों में डीन रहे हैं, मैनेजमेंट साइंस में रहे हैं, तो क्या कोई टारगेट मिलता है यूनिवर्सिटी को HEC की तरफ से, या कि भी आपने इतनी रिसर्च करनी है या इस लेवल पे करनी है, या उसमें किस हद तक फंडिंग और फैसिलिटेट किया जाता है यूनिवर्सिटी? बहुत नाजुक किस्म का टॉपिक है। मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया कि रिसर्च में 2 पहलू, एक तो ये है कि आप किस सवाल पे रिसर्च कर रहे हैं, सही। दूसरा ये कि किस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। बदकिस्मती से रिसर्च भी कमर्शलाइज हो गई है। रिसर्च जो है वो इल्म की तरवीज के लिए नहीं हो रही, बल्कि ये कि मुझे ज़रूरत है रिसर्च की कि मुझे प्रमोशन चाहिए। सही। कॉरपोरेशंस को रिसर्च करवाने की ज़रूरत है कि उनको अपना माल बेचना है। तो रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च नहीं है, रिसर्च कमर्शलाइज हो गई। सही। HEC ने इसमें बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया और अताउर रहमान साहब के ज़माने में रिसर्च पे बहुत सारा एम्फेसिस दिया गया। उससे पहले मुझे ये कहने में बिल्कुल आर नहीं है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च का कतई माहौल नहीं था। अताउर रहमान साहब के माहौल से मुराद मुझे थोड़ा सा जी ये कि रिसर्च की तरफ लोगों की तवज्जो ही नहीं थी। ख़ास तौर पे मैं बिहेवियरल साइंसेस की बात कर रहा हूँ। नेचुरल साइंसेस में मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उस पर रिसर्च चल रही थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, और मैं जब कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में था तो ये सारे डिपार्टमेंट, इनकी रिसर्च कंटिन्यूसली चल रही थी। मामला था इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट साइंसेस में, साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में और बाकी सारी जगहों। अच्छा, उसका एक जो HEC ने उसका एक इशू जो है आइडेंटिफाई किया, और जो मेरे ख्याल में दानिश्वरों ने भी ये बताया, वो ये था कि जी आप इंसेंटिव दें लोगों को कि वो रिसर्च करें। अच्छा। अब वो इंसेंटिव 2 तरीक़ों से दिया गया। एक तो ये था कि लोगों को स्कॉलरशिप दे के बाहर भेजा गया और उस पर बेतहाशा रकम पाकिस्तानी कौम की खर्च हुई।
बहुत सारे PhD स्कॉलर्स इस वक्त दुनिया में HEC के स्कॉलरशिप पे काम कर रहे हैं। ठीक। फिर वही बात कि नेचुरल साइंसेस कमाल की बात है। बिहेवियरल साइंसेस में जब हम अपने लोगों को बाहर भेजते हैं और वो PhD करते हैं, तो जो USA में PhD कर रहा है वो USA के मसले को उठा के उस पर PhD करता है। सही। जो यूरोप में या ऑस्ट्रिया में या कहीं और PhD कर रहा है वो वहाँ के मसले को, उसका सुपरवाइजर वहाँ के मसले को उठाएगा, उस पर रिसर्च करवाएगा। बिल्कुल सही। तो हमारी कौम के पैसे पे जो रिसर्च हो रही है वो उनकी हो रही, PhD मिल जाती, सही, वो आ जाते, ठीक है। लेकिन हमारा मसला जो है यार, हमारे कल्चरल मसाइल है, समाजी मसाइल है, हमारे मुआशी मसाइल हैं, उस पर कोई रिसर्च नहीं है। जो हमारे नेटिव प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसे के वैसे खड़े हैं, उन पे नहीं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जामियात में भी जामियात के पास कोई रिसर्च एजेंडा अपने तौर पे नहीं है। अक्सर बेशतर मैं एक्रेडिटेशन काउंसिल के मेंबर होने की हैसियत से भी और पीयर रिव्यू में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया हूँ, उनका हमने रिव्यू किया है। जी जी। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च एजेंडा कि भाई किस एजेंडा के तहत वो रिसर्च करेंगे वो मौजूद नहीं है। एड हॉक बेसिस पे रिसर्च हो रही है, जिसका जी चाह जिसको जो टॉपिक मिल गया। बल्कि कई दफ़ा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रोफेसर साहब कि स्टूडेंट आ जाता आपके पास, कहता सर मेरे पास डाटा मौजूद है, बताएं मैं किस प्रॉब्लम पे रिसर्च करूँ। तो मुझे उस पर हंसी आती है कि यार तुम्हें प्रॉब्लम का पता नहीं है तो डाटा तुम्हारे पास किस चीज़ का डाटा है तुम्हारे पास। तो ये है बुनियादी तौर पे जो दूसरा पहलू है रिसर्च का, मेथडोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली बिहेवियरल साइंसेस में हमने जो रिसर्च मेथडोलॉजी अडॉप्ट की वो अडॉप्ट की नेचुरल साइंसेस वाली। अच्छा। और वो इकोनॉमिक्स में इकोनोमेट्रिक्स के तहत बहुत सारी आई। और जो पहला नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में मिला वो मिला था डॉक्टर हेक को, अल्फ्रेड हेक। जी जी। उन्होंने जो नोबेल प्राइज़ जब उनको मिला तो उस डिनर पे जो तकरीर की उसमें उन्होंने ये कहा, ये नेट पे पड़ी हुई है, नाजरीन इसको देख सकते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि एज इकोनॉमिस्ट मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिस पे मैं अपने डिसिप्लिन पे और अपने आप पे फ़ख्र कर सकूं। अच्छा। और कहते हैं कि जितनी पॉलिसीज़ इकोनॉमिस्ट ने दी दुनिया में उसके नताइज कुछ अच्छे नहीं निकले। क्या उसमें से एक मेजर रीज़न इसकी ये है कि जो तरीक़ाकार हम अपनाते हैं रिसर्च करने के लिए, मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कहते हैं वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ जो है इसका वो रिसर्च मेथोडोलॉजी। और उसने ये कहा कि मैं पिछले 30 साल से, आज से पहले भी आप देखें कि 20 साल पहले उनको नोबेल प्राइज़ या 30 साल पहले मिला होगा, तो क्या मैंने 30 साल पहले ये कहा था कि जिसको हम साइंटिफिक मेथड कह रहे हैं ये साइंटिफिक नहीं है, ये साइंटिस्टिक है। यानी हमने स्टेटिस्टिक्स पे मिला के उसको, और इस मेथड का नतीजा ये है कि आप किसी भी चीज़ का डाटा ले लें उसका आप रिग्रेशन निकाल सकते हैं। सही। कि भाई मरी में अगर बारिश होगी तो गोश्त महंगा हो जाएगा इस्लामाबाद में, वो अगर आप पिछले 5 साल का डाटा लेंगे तो कुछ ना कुछ कॉरेलेशन उसमें से बन जाता है, निकल आएगा। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ भी है। जब हमने पाकिस्तान में बिहेवियरल साइंसेस में रिसर्च की दाग बेल डाली और हमने अपने स्टूडेंट्स को भी प्रेशराइज़ किया और ख़ुद भी उसमें आए, तो उसमें एक गलती हमने बड़ी बुनियादी की। और हमने ये किया कि हमने स्टूडेंट्स को ये समझा कि आप कोई एक पेपर उठाएं जो पहले से रिसर्च हुई हो, आप उस मॉडल को लें। अच्छा, मॉडल वो लें, रिसर्च डिज़ाइन वो लें, और उसमें कोई एक आध वेरिएबल इधर उधर करके तो आप थीसिस मुकम्मल हो जाए। उस वक्त ख्याल ये था कि शुरू में लोगों को स्किल देने के लिए शायद ये मेथड ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग खुद अपने मॉडल्स डेवलप करेंगे खुद। अनफॉर्चुनेटली वो जब जड़ों में कोई चीज़ बैठ जाती है तो आज भी हम उसी ज़हनी तौर पे उसी। इसलिए इस वक्त जो MS और PhD में हमारे यहाँ रिसर्च हो रही है वो बेमकसद किस्म की रिसर्च है। अच्छा। मेजॉरिटी इल्ला माशाल्लाह जी जी
उसका कोई पॉलिसी इम्प्लीकेशन पे कोई असर नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जब वो अपना थीसिस पेश करते हैं तो वो स्टेटिस्टिक्स ही पेश करते हैं, बताते हैं ये टी स्टेटिस्टिक्स है तो ये एफ स्टेटिस्टिक्स है, ये सिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है। अगर आप उनसे सवाल करें कि बेटा यार ये बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं एक फाइनेंस मैनेजर हूँ, मैं एक बैंक मैनेजर हूँ, तुमने पाकिस्तानी बैंक्स पे रिसर्च की है, इस रिसर्च के नतीजे में मुझे कोई नसीहत करो, मुझे बताओ मैंने क्या करना है। तो कहते हैं जी ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये टी स्टैटिस्टिक्स है सिग्निफिकेंट। प्रोफेसर साहब आपको हैरानगी होगी कि मैं एक स्टूडेंट कैसे ही उसमें ले रहा था, तो उसको सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट का भी डिफरेंस नहीं पता था। वो कह रहा था कि दिस इज इनसिग्निफिकेंट, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बेमकसद सी बन गई ना, जब तक आप उसको सही तरीके से सही मेथड लगा के नहीं करते। अब ठीक देखिए, और ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ पाकिस्तानी जामियात तक है, ये जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा उभारते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कि जी वो कहते हैं पब्लिश और पैरिश, नारा बड़ा अच्छा लगता सही, लेकिन बात ये है कि इसकी एक तारीख साइड भी है, डार्क साइड ऑफ पब्लिश और पैरिश। उसके नतीजे में क्या हुआ कि बेमकसद रिसर्च आना शुरू हो गई। सही। फिर उस रिसर्च के अंदर प्लेजरिज्म आना शुरू हो गया, डाटा जो है उसको डाटा कुक करना, डाटा मैनिपुलेट करना वो शुरू हो गया। सही। आपके इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स पड़ी हुई हैं जहाँ पे जाके आप ये देख सकते हैं कि प्लेजराइज्ड रिसर्च कहाँ कहाँ पे होती रही, और उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर्स के नाम हैं, जी जी, पाकिस्तानी नहीं दुनिया के। और अनफॉर्चुनेट पार्ट उसमें ये है कि उसमें ऐसे डिसिप्लिन जैसे मेडिसिन है, जी जी, डायबिटिक्स के एक प्रोफेसर ने अपने डायबिटिक्स के जर्नल में एक पेपर पब्लिश किया जो उनका इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह के लिहाज से भी बहुत कमाल का जर्नल है, बहुत रिनाउंड प्रोफेसर जिसके तहत पता नहीं कितने पीएचडी भी उसने प्रोड्यूस किए। अब वो रिसर्च पब्लिश हो गई, उस रिसर्च पब्लिश होने के बाद डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने उस रिसर्च की बुनियाद पे इलाज शुरू कर दिया, और बाद में पता चला डायबिटिक का, और बाद में पता चला कि वो सारा डाटा कुक्ड था। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये इंसानी जानों से खेलने का मसला है, लेकिन उस प्रोफेसर की मजबूरी क्या, जब आप उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि जी अगर मुझे टेन्योर ट्रैक चाहिए तो मुझे इतने पेपर चाहिए, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपने पेपर पूरे करूं। तो ये दुनिया में ऐसे हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और बल्कि इंटरनेशनल ग्लोबल, इसलिए कि आपने रिसर्च को रिसर्च नहीं रहने दिया, आपने उसको एक कमोडिटी बना दिया। आपने ये कहा कि इतने पेपर पब्लिश करोगे तो तुम एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, फिर ये करोगे तो तुम प्रोफेसर बनोगे। अब इस दुनिया में रिसर्च फॉर नॉलेज नहीं रही, रिसर्च फॉर पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट, बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट। और ये ग्लोबल है, यानी ये नहीं कि ये पाकिस्तान की हद तक है। अच्छा। फिर पाकिस्तान में या जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अब ये है कि जो जितने नौजवान हैं हमारे एकेडमिया में, जी जी, वो रिसर्च इसलिए नहीं कर रहे कि कौम को इसका फ़ायदा होगा। अगर आप टॉपिक्स उठा के देखें कम से कम मैनेजमेंट साइंसेज में, तो अजीब व गरीब टॉपिक्स हैं, लेकिन क्योंकि उस पर कहीं पेपर छपे हुए हैं उसी को लेके उन्होंने छाप दिया है, उसका कौम को क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं, लेकिन उनको अपने नंबर पूरे करने हैं। सही, ठीक। तो ये जो रिसर्च के साथ आपने प्रमोशन जोड़ दिया है, जी जी जी, रिसर्च के साथ आपने इंसेंटिव जोड़ दिया है, मेरे नज़दीक ये दोनों चीज़ें ही किलर हैं। बिल्कुल सही। रिसर्च होनी चाहिए जनरेशन ऑफ नॉलेज के लिए, बिल्कुल सही। दूसरी बात प्रोफेसर साहब ये है कि हर बंदा रिसर्च नहीं कर सकता। सही है। रिसर्च एक एप्टीट्यूड का नाम है। कुछ लोग टीचिंग में बहुत कमाल के होंगे, कुछ रिसर्च में अच्छे होंगे। बिल्कुल सही। बहुत दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स ऐसे हैं, उनके नाम भी लिए जा सकते हैं, जो क्लास में they were not good teachers, they were complete failures, लेकिन रिसर्च में उन्होंने बहुत रिसर्च में कमाल के लोग हैं, उनकी किताबें बड़ी ज़बरदस्त हैं।
दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अब ये किया है, उन्होंने कहा कि जी आप टीचिंग ट्रैक अलहदा कर दें और रिसर्च ट्रैक अलहदा कर दें, ताकि जो कहता कि जी नहीं रिसर्च इज़ नॉट माई बेबी, मैं रिसर्च नहीं कर सकता, मेरा रिसर्च से वास्ता नहीं है, मैं एक अच्छा टीचर हूँ, जो दुनिया में रिसर्च होगी आप रिसर्च कीजिए, मैं उसको बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, आगे कन्वे करूँगा, आप रिसर्च करें क्योंकि आप पढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये काम मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान में भी हो जाना चाहिए। हम तो ये समझते हैं कि जो टीचर है वो ही अच्छा रिसर्चर भी है और सारी चीज़ें होगा, ऐसा नहीं है। प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे हमारी गुफ्तगू चल रही है, हम इसको जारी रखते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा मुझे लेना है, उसके बाद में नाजरीन नहायती मुख्तसर वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस नहायत ही अहम टॉपिक पे अपनी राय का इजहार करें। हमारा एड्रेस जो है इस वक्त स्क्रीन पे आपने पहले भी नोट किया, अभी भी चल रहा है। तो प्रोफेसर साहब आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अभी जो आप बता रहे थे कि जो रिसर्च है न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उसमें थोड़ी बहुत जो है वो ख़राबियाँ मौजूद हैं। तो अब की उसी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर इसमें क्या करना चाहिए हमें कि एक उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट निकल सकें, हमारे जो नेटिव प्रॉब्लम है उन मसाइल की पे हम रिसर्च करें, उनके सलूशन निकालें ताकि मुल्क एक तरक्की की राह पे जा सके और हम इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकें। जी प्रोफेसर साहब, एक तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एकेडेमिया में ख़ास तौर पे टीचिंग और रिसर्च ट्रैक्स अलहदा कर देने चाहिए। ठीक है कि जो अच्छा पढ़ाने वाला है वो अपना पढ़ाए, उसके प्रमोशन उसकी टीचिंग की परफॉर्मेंस पे रहे, और जो रिसर्चर अच्छा है वो रिसर्च पे रहे और उसकी प्रमोशन रिसर्च। क्योंकि आप देखिए जब आप इन चीज़ों को मिक्सअप कर देंगे और हर बंदे से आप रिसर्च करवाना चाहेंगे और उसका रिसर्च का एप्टीट्यूड नहीं है, तो यहाँ पे सारे के सारे दरवेश नहीं हैं। कितने दरवेश लोगों को आप लेके आएंगे, फिर लोग उन हथकंडों पे चले जाएंगे, मजबूरी होगी, इंसानी नफ्सियात है, नेगेटिव तरीके से उसको वो करेंगे। बल्कि एक यानी जो बड़ा अहम एक पॉइंट, एक प्रोफेसर हैं माइकल सैंडल, ये स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर हैं, इन्होंने एक बड़ा मज़े का पॉइंट रेस किया है। उन्होंने कहा कि जी हम बहैसियत इंसानियत इंसान के मार्केट इकोनॉमीज से निकल के मार्केट सोसाइटीज़ की तरफ जा रहे हैं। मार्केट इकोनॉमीज़ का मतलब ये था जो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि फ्री मार्केट्स होंगी, डिमांड सप्लाई पे सारे मामला चलेंगे और उस तरीके से मामला होगा। ये एक्सप्लेन करते हुए कि मार्केट इकोनॉमी में और मार्केट सोसाइटी में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से ये बात बताई हुई है। एक बड़ी अच्छी साइट है नाजरीन के लिए, अगर आप देखना चाहें, TED.com TED.com। इस पे दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर्स, प्रोफेसर्स, साइंसदान, डॉक्टर्स, उनके ख़यालात आते हैं और वो 20 मिनट मैक्सिमम वो स्पीच होती। माइकल सैंडल का भी TED.com पे वो पढ़ा हुआ। तो वो मार्केट इकोनॉमीज़ उन्होंने कहा कि उससे तो ये था कि एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन की हम बात किया करते थे, रिसोर्सेज एलोकेट अच्छे तरीके से होंगे। अब हम उससे अगले स्टेप पे चले जा रहे हैं, हम मार्केट सोसाइटीज़ बन रहे हैं। और मार्केट सोसाइटी मार्केट इकोनॉमी से मुख्तलिफ इस तरीके से है कि मार्केट सोसाइटी में हर चीज़ फॉर सेल है। अच्छा, वैल्यूज़, इक़दार, प्यार, मोहब्बत जो मार्केट सोसाइटी में कहा कि अब हम मार्केट इकोनॉमी से मार्केट सोसाइटी में तब्दील हो चुके हैं, वेयर एवरीथिंग इज फॉर सेल, ऑल वैल्यूज। उन्होंने जो दो तीन मिसालें उसमें दी हैं, उन्होंने कहा कि जी अगर आप मुजरम हैं और आपको सज़ा हो गई और आप अमेरिका की जेल में,
जी जी। और आपको, आपके पास पैसे बहुत हैं, आपको अपना जो सेल है वो पसंद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पैसे पे करके अपना सेल अपग्रेड करवा सकते हैं। गुड। $89 पर नाइट आप पे कर दें और आपका जो सेल है वो अपग्रेड हो जाएगा। देखने में शायद ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन आप ये अंदाज़ा करें कि एक मुजरम जिसको सज़ा हो चुकी है, तो उधर भी जन्नत बना लेगा, वो प्रूवन है, उसको इस सिस्टम ने ये सहूलत प्रोवाइड कर दी कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो आम सोसाइटी में, जो आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा कि आप अगर किसी जगह पे लाइन में खड़ा नहीं होना चाहते तो फास्ट ट्रैक आपके पास, नादरा ने फास्ट ट्रैक बना दिया। मतलब जो बंदा बेचारा पैसे नहीं पे कर सकता वो लाइन में खड़ा होगा, जो पे कर सकता है वो फास्ट ट्रैक पे जाएगा। इसमें भी यूँ लगता है कि भाई इसमें क्या बुराई, बुराई इसमें यह है कि ये हमें तय करना पड़ेगा कि बहैसियत इंसान हमें एक दूसरे के साथ किस तरीके से हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। हाँ, बातें मेरिट की और इसकी और उसकी बहुत सारी होती हैं, वो किसी और नशिस्त पे अगर मौका मिला तो हम मेरिट पे भी बात करेंगे कि असल में है क्या चीज़। सवाल ये है कि अगर एक इंसान को अल्लाह ने इंटेलिजेंट पैदा किया है और एक को उतना इंटेलिजेंट पैदा नहीं किया, तो दोनों की उसमें फ़र्क तो होना चाहिए, सैलरी में, वेज में, अर्निंग में, लेकिन कितना फ़र्क होना चाहिए, ये बेसिक सवाल है। ये नहीं है कि जो पैदाइशी बेचारा थोड़ा कमज़ोर पैदा हुआ है जिस्मानी या कुछ, उसको आप कहें कि नहीं ये तो टैलेंटेड नहीं है इसलिए ये भूखा मर जाएगा। नहीं, सोसाइटीज़ इस तरीके से नहीं चलती, मुआशरे ऐसे नहीं होने चाहिए। तो उसने बड़ा बेसिक सवाल रेज़ किया, उसने ये सवाल रेज़ किया कि क्या जो हमारे बच्चों की एजुकेशन है, गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, अमीर का बच्चा कहाँ जाएगा। अगर लाइन में लगना है तो गरीब लाइन में लगेगा, अमीर लाइन में नहीं लगेगा। इसी तरीके से सर रिसर्च इज़ ऑन सेल। हम बाकी सोसाइटीज़ में एवरीथिंग इज़ ऑन सेल। यहाँ तक कि मुझे तो जहाँ तक मालूम है, पता चले आप सही कहाँ था, आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि रिसर्च पेपर सेल के लिए मौजूद हैं। जी बिल्कुल, टॉपिक दे दें आपको बना बनाया मिल जाता है। बिल्कुल जी, आप अपना आउटसोर्स कर सकते हैं, बल्कि वो तो नेट के ऊपर उसका नाम एक साइट का है जी, cheat.com। अच्छा, ठीक है ना, वो बड़े ईमानदार लोग हैं, उन्होंने नाम ही उसका वही रखा, cheat.com, कि आओ यार चोरी कर लो। ठीक है जी, आप उसको उनको दें, वो आपको पेपर लिख के देते हैं। एंड इट इज़ नोन फैक्ट, मतलब ये एक ग्लोबली जाना जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे इदारे बने हुए हैं जिनके पास आप चले जाएं, वो आपको थीसिस लिख के देंगे, वो आपको काम करके देंगे। तो रिसर्च इज़ फॉर सेल। अच्छा, इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, उसका तरीका मेरी समझ में जो आता, सबसे पहले तो इसके साथ जो आपने इंसेंटिव जोड़ दिए हैं, वो प्रमोशन, इतने ये पेपर लिखोगे तो 10,000 रुपये मिलेंगे, इम्पैक्ट फैक्टर में लिखोगे तो 50,000 रुपये मिलेंगे, या फलां में लिखोगे तो ये, इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। PhD के लिए अलाउंस रखा हुआ है, MPhil के लिए रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये नहीं होनी चाहिए। अलाउंस तो चले PhD उसने कर लिया, लेकिन जो रिसर्च है, देखिए आप रिसर्च, एक तो आप उसको पैसे देते, फिर वो रिसर्च उसके प्रमोशन में भी काम आती है, और फिर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वो रिसर्च कितनी ठीक है ये हमें पता नहीं। बिल्कुल सही। डॉक्टर हेक ने एक बड़ा ज़बरदस्त टर्म यूज़ की थी उस तकरीर के अंदर। जी जी। उसने कहा था प्रीटेंस ऑफ नॉलेज। अच्छा, प्रीटेंस ऑफ नॉलेज का मतलब जैसे कहते हैं ना कि फलां बंदा प्रिटेंड कर रहा है, वो असल में वो होता नहीं है जो अपने आप को वो दिखा रहा होता, बहानेबाजी कर, नहीं यूँ कह लें जैसे बहरूपिया नहीं होता, ठीक है, वो खुद वो चीज़ होता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को पोज कर रहा होता है वो। तो प्रीटेंस ऑफ नॉलेज उन्होंने कहा कि जो रिसर्च हम जनरेट कर रहे हैं ये नॉलेज नहीं है, ये हम पोज कर रहे हैं कि ये नॉलेज है। अच्छा, और जैसे मैंने कहा कि बिहेवियरल साइंसेस में इसका जो बदकिस्मत पार्ट है वो ये है कि अगर आपने रिसर्च करके कोई एक थ्योरी निकाल के लोगों के सामने रख दी और जो फेक डाटा पे है, या डाटा ठीक भी है लेकिन वो कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, जैसे वो मरी में बारिश और इस्लामाबाद में गोश्त महंगा होने का, वो कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं है, तो आपने कोई उसका रिलेशनशिप निकाल दिया
वैसे तो वो है ना प्रोफेसर साहब, दो डाटा हो चाहे बिल्कुल इररेलेवेंट हो तो आप कोरिलेशन निकालेंगे, फार्मूला कुछ ना कुछ निकल आएगा, हालांकि कोई तल्लुक नहीं है उसका। जी बिल्कुल। तो है तो मजाक की बात, लेकिन मैं एक दफ़ा एक यूनिवर्सिटी में इसी तरह के सेमिनार पे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी देखिए बात ये है कि जो इस वक्त रिसर्च हो रही है उसमें तो आप इत्तेफाक से बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, तो मैंने कहा आप एक रिसर्च कर सकते हैं कि अगर कुत्ते भौंकें तो फैक्ट्री में जो मज़दूर है उसकी प्रोडक्शन पे कितना असर पड़ेगा। सही। तो आप 365 दिन ये कैलकुलेट करते रहे कुत्ते कितने कुत्ते हों, किस फ्रीक्वेंसी पे भौंकें, और उसकी वो जो है, और रिसर्च गैप भी है इस सवाल पे, किसी ने अभी तक काम भी नहीं किया। तो ये आप कहते हैं ना रिसर्च गैप होना चाहिए, रिसर्च गैप भी है। ये डाटा इकट्ठा कर लें, उसमें से वो एक रिलेशनशिप निकल आएगा। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हमने तालीम में से, चाहे वो टीचिंग है चाहे वो रिसर्च है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी वो जो दिल से बात निकलती है उसको हमने ख़त्म कर दिया। ये माइकल सैंडल ने जो मैंने आपको रेफ़र किया है पहला उसका लेक्चर, उसमें उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि वाशिंगटन एंड प्रोबेबली न्यूयॉर्क स्टेट में स्कूल्स ने ये देखा कि बच्चे अब किताबें नहीं पढ़ते हैं। अच्छा। तो मैं सोचा कि ये इनको किताबें कैसे पढ़ाई जाए। तो जो इकोनॉमिस्ट का एक नॉर्मल तरीक़ाकार है, और क्या जी इनको इंसेंटिव दें। अच्छा। अब बच्चों से कहें कि जो किताब पढ़ेगा उसको $1 मिलेगा, और या जो A ग्रेड लेगा उसको इतने $, मिलेंगे, जो B लेगा उसको इतने $, मिलेंगे। ये हम भी करते हैं अपने इंसेंटिव के नाम पे, और कहते हैं कि शाबाश के नाम पे, लेकिन इसकी डार्क साइड हम नहीं देखते। तो उसने कहा कि उन्होंने पहले तो उसने मजमे से पूछा कि भाई अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपको बजट का कोई मसला नहीं है, पैसे आपको मिल जाएंगे, क्या आप इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं। अच्छा। कुछ ने कहा हाँ। तो उसने पहले कहा कि जो लोग कह रहे हैं नहीं वो अपने लॉजिक दें। तो एक खातून उठी, उसने कहा कि जी आप बच्चों के अंदर से इल्म हासिल करने की जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा अच्छा जो लोग कहते हैं कि जी करना चाहिए वो, तो एक खातून उठी, उसने कहा कि ये तजर्बा करके देख लेना चाहिए, शायद वो किताबें पढ़ना शुरू कर दें। सही। तो वो पहली वाली खातून ने कहा ये प्योर अमेरिकन वे ऑफ थिंकिंग। सही। फिर प्रोफेसर माइकल ने ये बताया कि उसका नतीजा क्या निकला कि बच्चों ने छोटी छोटी किताबें पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि $1। अब वो किताब इसलिए नहीं पढ़ रहे कि उसमें से उनको कुछ नॉलेज हासिल हो, बस वो $1 के लिए, वो $1 के लिए। जैसे हम बच्चों को घरों के अंदर, ये मैं नाजरीन के लिए कहना चाहता हूँ कि हम ये इंसेंटिव घरों के अंदर भी करते हैं, बेटा नमाज पढ़ो तुम्हें चॉकलेट मिलेगा, बच्चे तुम ये होमवर्क कर लो, ये मैं आपको बताऊँ कि ये किलर है। सही। बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर से मोटिवेशन पैदा होनी चाहिए। ये कैसे हो, ये यूनिवर्सिटीज़ को भी सोचने की ज़रूरत है, और ये रिसर्च को इंसेंटिव से बिल्कुल डीलिंक करना, मॉनेटरी इंसेंटिव से डीलिंक करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सारी की सारी रिसर्च बेमानी होगी, बेमकसद होगी, और नुकसान इसका ये होगा कि इसको हम इल्म समझते हुए इसमें से बहुत सारी वो चीज़ें अख़ज़ करेंगे जो इंसानी माशरों के लिए बहुत नुकसानदेह होंगी। तो पहली बात तो ये है कि नेशनल लेवल पे बिहेवियरल साइंसेस में कोई रिसर्च एजेंडा होना चाहिए। हमें बिहेवियरल साइंसेस में डेवलप्ड कंट्रीज़ के रिसर्च मॉडल्स को फॉलो करने की कतई ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिज़िक्स में आपने सीखना है तो आप डेवलप्ड कंट्री में जाके सीखेंगे, लेकिन अगर आपने कुरान सीखना है तो आप अमेरिका नहीं जाएंगे। आपने अपनी वैल्यूज़ सीखनी है, हया की वैल्यू सीखनी है, आपने अदब की वैल्यू सीखनी है, आपने बड़ों की इज्जत की वैल्यू सीखनी है, तो ये आप अमेरिका नहीं जाएंगे। हाँ, आपको इधर से वो मिलेंगे। वो आपको अपने लिए तय करनी होंगी कि आपकी वो वैल्यूज़ क्या हैं। वो मज़हब आपको देता है या आपका कल्चर आपको देता है, वो आप यहाँ पे तय करें। आप बिहेवियरल साइंसेस की रिसर्च को इंडिजनाइज करें, और इस वक्त ये जो इंडिजनाइजेशन है
जी जी, ये एक बहुत अहम, ग्लोबली एक अहम इशू है। चाइना में इस पे बहुत सारा काम हुआ है, इंडिया में इस पे बहुत सारा काम हुआ है, थाईलैंड में, और ये जो उसी को फ़ायदा फिर उस रिसर्च फ़ायदा देखिए ना, हमारा मसला होगा, उस पर हम रिसर्च करेंगे, उसका सोल्यूशन हमें मिलेगा। आप ऑस्ट्रेलिया जाके पीएचडी करेंगे, बिल्कुल, तो उनका मसाइल आप उनके मसाइल पे पीएचडी करेंगे, वो तो आप उनका मसला हल करके आएंगे। और फिर उसका एक और तारीख पहलू ये है कि आप वो मॉडल सीख के वापस आके फिर अपने माशरे में लगाने की कोशिश करेंगे। वो फिर दो डिफरेंट चीज़ें। कहीं प्रोफेसर ऐसे भी तो नहीं है, ये जो डेवलप कंट्री है बाज़ औक़ात स्कॉलरशिप भेजती हैं ताकि ये लोग आएँ, रिसर्च करें, हमारे मसाइल हल करें, ऐसा भी कोई? जी बिल्कुल ऐसा है। 1973 प्रोबेबली या 70s की बात है, CIA की एक कॉन्फ्रेंस, वो क्योंकि सालाना एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ओपन डिस्कशन उनकी होती, उसमें मसला ये था कि दुनिया पे आप अपनी डोमिनेंस किस तरीके से रख सकते हैं। सही, एक असला हो सकता है, आपकी पॉलिटिकल ताकत हो सकती है, इकोनॉमिक पावर हो सकती है, लेकिन उन्होंने यूनानिमसली ये तय किया कि असल में हमारे पास जो एक लेवरेज है वो है यूनिवर्सिटीज़ का और एजुकेशन का। हमें दुनिया के बेहतरीन दिमाग इधर वहाँ से उठाने चाहिए, उनको लेके आना चाहिए, उनको अपने नज़रियात, अपने मॉडल, अपनी वैल्यूज़ सिखा के वापस भेजना चाहिए अगर आपको दुनिया पे हुकूमत करनी है। तो सर ये तो नॉन फैक्ट है। जो भी मुल्क आपको स्कॉलरशिप देगा वो आपकी भलाई के लिए नहीं देगा, ये आपको जहन में रखना चाहिए। ठीक है, वो स्कॉलरशिप होगा उनके अपने मकासद के लिए, चाहे वो आपको रिसर्च के लिए दे, चाहे करिकुलम डेवलपमेंट के लिए दे, चाहे वो टीचिंग फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए दे। ये पक्की सी बात है कि वो अपने मकासद के लिए देंगे। हमें अपने मकासद को आइडेंटिफाई करना चाहिए, अपने एजेंडास तैयार करने चाहिए, और रिसर्च इंडिजिनस और इंट्रिंसिक, अंदर से दिल से निकले, उस पे होना चाहिए, किसी लालच पे ना हो, वरना वो रिसर्च नहीं होगी। सही, बड़ी मेहरबानी प्रोफेसर साहब। ये निहायत ही एक अहम मौजू है हायर एजुकेशन, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन किया है। नाजरीन, ये जो टॉपिक है इस पे अभी हम आगे चल के, क्योंकि बहुत सारे पहलू इसके तशने रह गए हैं, हम एक और प्रोग्राम इंशाल्लाह किसी आइंदा वक्त में करेंगे। आपने यकीनन इससे बहुत कुछ सीखी होंगी चीज़ें, हमारे मुल्क में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो हमारे GDP के लिहाज से बहुत कम अखराजात तालीम भी हो रहे हैं। ये कम अज़ कम 4% होने चाहिए। रिसर्च, जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, रिसर्च मेथडोलॉजी, इसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। रिसर्च कहाँ हो, उसका एजेंडा क्या हो, ये हमें तय करने की ज़रूरत है। तो अगर हमने इंटरनेशनल लेवल पे तरक्की याफ्ता कौमों को कम्पीट करना है तो फिर इन हायर एजुकेशन पे हमें काम करना होगा। इंशाल्लाह हम किसी आइंदा प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे। हमारे साथ रहने की बड़ी आपकी नवाजिश है, शुक्रिया है। आप हमें अपनी फ़ीडबैक से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम।